हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं अमीबा में पोषण की क्रिया विधि के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो अमीबा होता है वह अपने पोषण की क्रिया विधि को किस तरीके से पूरी करता है, उसे ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अमीबा होता है वह एक प्रकार का एकाकोशिकीय जीव होता है। एकाकोशिकीय जीव इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अमीबा का जो शरीर होता है वह केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस जीव को एकाकोशिकीय जीव कहा जाता है। अगर हम अमीबा से संबंधित कुछ और जानकारी को प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखकर आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परिचय, यानी सबसे पहले हम लोग अमीबा से परिचित हो जाते हैं। जब आप अमीबा से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित हो जाइएगा तो आपको अमीबा में पोषण की क्रिया विधि को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मृदु जलीय, एकाकोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरल शब्द का जो प्रयोग है वो किस लिए किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर सरल शब्द का जो प्रयोग है वह किया गया है अमीबा के लिए। और आप सभी जानते हैं कि जो अमीबा है वह है एक प्रकार का एकाकोशिकीय जीव। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके अमीबा का एकाकोशिकीय होने के कारण ही यहाँ पर सरल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, जरा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर जो जीव एकाकोशिकीय होते हैं उन्हें सरल क्यों कहा जाता है और जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं उन्हें जटिल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझना। देखिए, जो भी जीव एकाकोशिकीय प्रकृति के होते हैं तो उनके दोस्तों पूरे प्रक्रियाओं के लिए, मतलब पूरे काम करने के लिए जो कोशिकाएं होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपके भोजन का पाचन हो गया, भोजन का ग्रहण हो गया, भोजन का उत्सर्जन हो गया। बहुत सारे दोस्तों प्रक्रियाएं हैं एकाकोशिकीय जीवों का जिनके लिए केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रयुक्त होती हैं, उनके लिए सहायक होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों का, तो दोस्तों हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों के लिए जो कोशिकाएं होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी बहुत से प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो आपके अंग होते हैं वो हर एक कार्य के लिए अलग अलग बनाए हुए रहते हैं। जैसे कि सांस लेने के लिए अलग, और आपको भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग, पाचन के लिए अलग, उत्सर्जन के लिए अलग, देखने के लिए अलग, सुनने के लिए अलग, मतलब हर एक कार्य के लिए अलग अलग अंग बनाए हुए रहते हैं। और इसी दोस्तों गुण के आधार पर जो आपके कोशिकाएं होते हैं वो भी दोस्तों अलग अलग होती हैं। और इसलिए जो बहुकोशिकीय जीवों में आने वाले जो कोशिकाएं होते हैं उनका दोस्तों जो स्वरूप होता है वो अलग अलग प्रकृति का होता है, मतलब एक ही प्रकृति का बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों का जो शारीरिक संरचना होता है वो दोस्तों एकाकोशिकीय जीवों की तुलना में बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही उलझा हुआ होता है। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों को कहा जाता है जटिल जीव, जबकि जो आपके एकाकोशिकीय जीव है उन्हें कहा जाता है सरल जीव, यानी कि सिंपल चीज है। देखिए, आपने अभी जाना कि जो अमीबा है वो क्या है? अमीबा जो है वह एक प्रकार का एकाकोशिकीय जीव है। तो कहीं ना कहीं अपना ये जो दोस्तों पूरा का पूरा जो भी अपना ये क्रिया करेगा वह केवल अपने एक ही प्रकार के कोशिका की सहायता से करेगा। इसमें दोस्तों एक से अधिक प्रकार की जो कोशिका है वो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, जैसा कि बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया है वो कैसा है? वो सिंपल है, यानी कि सरल है। लेकिन हम लोगों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोगों में जो प्रक्रिया है वो दोस्तों बहुत ही जटिल होता है। इसीलिए हम लोगों को, यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन्हें जटिल जीव के रूप में जाना जाता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों मैंने आप लोग को पोषण के आधार वाले वीडियो में बताया था कि जो आपके पोषण के प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है मृतजीवी पोषण, दूसरा आपका आता है परजीवी पोषण और तीसरा आपका आता है प्राणी संपोषी पोषण। तो दोस्तों आपने समझा होगा, जो भी बच्चे अगर देखे होंगे तो उसमें अगर समझे होंगे कि जो मृतजीवी पोषण है और जो परजीवी पोषण है इसमें आने वाले जो भी परपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन द्रव के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी जो इनके भोजन होते हैं वो द्रव्य रूप में ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें प्राणी संपोषी पोषण का, तो
प्राणी संपोषी पोषण में आने वाले जो जीव होते हैं वह अपना भोजन तरल यानी द्रवीय रूप में ग्रहण करने के साथ साथ ठोस रूप में भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए दोस्तों जो आपका अमीबा है उसे रखा गया है प्राणी संपोषी पोषण में। क्यों रखा गया है? क्योंकि आपने अभी जाना कि जो भी आपके परपोषी जीव तरल या ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं तो उनके ऐसे पोषण को कहा जाता है समपोषी पोषण। जबकि जो भी जीव अपने भोजन को तरल रूप में ग्रहण करते हैं तो उनके पोषण को कहा जाता है मृतजीवी या परजीवी पोषण। तो दोस्तों जो अमीबा है वो क्या करता है कि वो भी अपने भोजन के रूप में तरल या ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है, इसीलिए इसका जो पोषण है वो कहलाता है प्राणी संपोषी यानी संपोषी पोषण। ठीक है, आगे बताया जा रहा है मृदुजलीय। मृदुजलीय कहने का मतलब कि एक ऐसा स्थान जो नमी युक्त रहता हो, यानी नमी युक्त करने का मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर जल रहता हो वहीं पर क्या होता है आपका अमीबा पाया जाता है। कोई पूछे अगर कि अमीबा कहाँ पाया जाता है तो दोस्तों अमीबा जो है वो एक ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहां पर जल हो। तो जल कहाँ रहता है? जल दोस्तों आपके नदी हो गया, तालाब हो गया, सरोवर हो गया, ऐसे स्थानों पर आपका जल रहता है। जैसे कि तट हो गया ना, तट के किनारे, तो तट के किनारे जो आपके जल होते हैं वहां पर उपस्थित होते हैं, तो वैसे ही स्थान पर आपका जो अमीबा है वह पाया जाता है। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया एकाकोशिकीय, क्योंकि इसका जो शरीर है वो केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस जीव को एकाकोशिकीय कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके आकार का तो दोस्तों अमीबा का जो आकार होता है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। इसका जो आकार है वो दोस्तों क्रमशः बदलते रहता है, जिसका मुख्य कारण इनके कुटपादों का बनना है, यानी कुटपाद के कारण ही ये अपने आकार को निरंतर बदलते रहते हैं। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि जो एकाकोशिकीय जीव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, अनियमित होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समस्त कुल जितने सारे एकाकोशिकीय जीव हैं सबका आकार ही अनिश्चित होता है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपके एकाकोशिकीय जीव हैं जिनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, वो नियमित होता है, अनिश्चित बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो आपका अमीबा है इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, और ये अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि यह अपने कुटपाद को निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। मैं बताऊंगा कि कुटपाद वास्तव में कहलाता क्या है। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। कुटपाद बनाएगा, नया कुटपाद बनाएगा और फिर उसको बिगाड़ देगा, फिर बिगाड़ कर फिर नया कुटपाद बनाएगा, फिर बिगाड़ देगा। तो दोस्तों जब ये अपने कुटपाद में परिवर्तन करेगा तो कहीं ना कहीं इसके आकार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इसका जो आकार है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं रह पाता है, इसका जो आकार है वो अस्थायी रहता है, बिल्कुल भी अस्थायी नहीं रहता। तो देखिए कुटपाद क्या होता है आप समझना। देखिए हाँ ये क्या है, हाँ ये आपका अमीबा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं। ठीक, तो इस अमीबा में दोस्तों जो आप किनारे किनारे आप ये उंगली जैसी जो आप संरचना देख रहे हैं, ये उंगली जैसी जो आप उंगली जैसी ये संरचना देख पा रहे हैं, तो इसी संरचना को कहा जाता है कुटपाद। क्या कहते हैं, कुटपाद। ठीक है, या इसको पादप भी बोलते हैं, या पदाप, पादाप भी बोलते हैं, और नहीं तो इसको कुटपाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कुटपाद के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए लिखे भी हैं कुटपाद, और यही जो कुटपाद है जब वो अपने आप में बदलाव करते रहेगा तो इसके बदलाव होने के कारण ही जो आपके अमीबा का आकार है उसमें भी बदलाव होते रहेगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है, जैसे कि हमारे शरीर में होती है पोषण के लिए। क्या होता है, तो पाचन तंत्र होता है, लेकिन आपके अमीबा में ऐसा कोई भी पाचन तंत्र नहीं होता है ना। आगे है ये अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। ये जो आप कुटपाद देख पा रहे हैं, ये वाला कुटपाद, इसी की सहायता से यह अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि जो अमीबा होते हैं वो भोजन को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है अमीबा का भोजन। तो अमीबा का जो भोजन होता है वो क्या होगा, जो अमीबा का भोजन होगा वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं दोस्तों एक सूक्ष्म जीव ही होगा, क्योंकि अमीबा स्वयं ही क्या है, अमीबा जो है वो स्वयं ही एक सूक्ष्म जीव प्राणी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो भोजन है वो भी कैसा होगा, तो वो भी दोस्तों आपका सूक्ष्म जीव प्राणी ही होगा, या कोई दोस्तों आपके कार्बनिक पदार्थ का कण होगा छोटे छोटे, जिससे कि अपने पोषण को प्राप्त कर सकता हो। तो देखिए बताया जा रहा है इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े यानी उसका खंड
बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एककोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। यानी अगर ऐसे पदार्थ अमीबा के पास होते हैं तो उनसे जो अमीबा है वो अपनी पोषण की पूर्ति करता है, यानी अपने पोषण को प्राप्त करता है। तो अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि अमीबा का भोजन क्या क्या हो सकता है, तो दोस्तों आप बता सकते हो कि अमीबा का जो भोजन है वो होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एककोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ। जैसे कि हम सभी क्या हैं, हम सभी कार्बन से बने हुए हैं। तो अगर हम मर जाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है अगर वो अपघटित होने लगेगा तो हमारे जो शरीर के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो अंग होते हैं, उसको क्या करेगा, उसको दोस्तों वो अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त कर वो ग्रहण कर लेगा। कौन? तो अमीबा ना। आगे देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अंतर्ग्रहण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि अंदर की ओर ग्रहण करना, यानी अंदर की ओर खींचना। तो किसको खींचना? तो भोजन को खींचना। देखिए, बताया जा रहा है कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। देखिए, अगर आपके सामने भोजन रखा हो और हम आपसे बोलें कि आपको इस भोजन को अपने अंदर लेना है, तो आप किससे लोगे? आपके सामने भोजन रखा हो और हम आपसे बोलें कि आपको इस भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना है, तो कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप इस भोजन को अपने मुख की सहायता से ले सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक खास अंग बनाया गया है जो कि आपका मुख के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसा खास अंग बिल्कुल भी अमीबा में नहीं होता जिससे कि वो क्या कर सके, भोजन को ग्रहण कर सके। देखिए, बताया जा रहा है कि मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है, किसी भी स्थान से। जैसे कि देखिए, यहाँ पर आपका अमीबा है और यहाँ पर आपका भोजन है, ठीक। यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे भोजन, भोजन के कण बोल सकते हैं। भोजन की ये क्या है, ये भोजन के कण है। तो जहां पर ये भोजन का कण दिखाई देगा वहीं पर जो ये अमीबा है वो अपने कुटपादों को बढ़ाना शुरू कर देगा। मतलब इसके जो कुटपाद होंगे अब वो अपना वृद्धि करना शुरू कर देंगे। देख सकते हैं इधर और इधर ये दोनों क्या है, उंगली जैसी रचना। ये उंगली जैसी जो रचना है वो है कुटपाद है, और ये भोजन के कण को दोनों तरफ से क्या किया है, दोनों तरफ से घेर लिया है। तो देखिए, इसमें देख सकते हैं बताया जा रहा है भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। तो यही ना कुटपाद है आपके। तो देखिए, भोजन के दोनों तरफ क्या किया है, कुटपाद का निर्माण किया हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं, जिससे कि जो भोजन है वह इनसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सके। मतलब कुटपाद से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सके। अगर बाहर चल जाएगा तो फिर इस भोजन को वह ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये भोजन के कण को क्या करते हैं, वो दोस्तों अपने कुटपादों की मदद से घेर लेते हैं। आगे है कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर है तीर का निशान, तो इसमें बताया जा रहा है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया हो रहा है। तो प्रक्रिया कैसा हो रहा है, तो देखिए जब ये वाला और ये वाला दोनों कुटपाद आपस में मिल गए, देख सकते हैं दोनों कुटपाद जो है आपस में मिल चुके हैं। जब ये दोनों कुटपाद आपस में मिल चुके हैं तो आपका ये जो भोजन का कण है अब वो अमीबा के शरीर की सतह में प्रवेश कर चुका है। जब वह अमीबा के शरीर की सतह में प्रवेश कर चुका है तो उस स्थिति में जानते हैं कि इसका निर्माण होता है, उस स्थिति में निर्माण होता है भोजन रसधानी का। तो देखिए, भोजन रसधानी क्या होता है भाई, तो भोजन रसधानी का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका भोजन होता है अब वहां पर इसका जो पाचन की जो क्रिया होती है वो दोस्तों होनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ इस भोजन में दोस्तों क्या होता है कि जल भी उपस्थित रहता है, इसीलिए इसको रसधानी के रूप में जाना जाता है। भोजन तो ही किया है लेकिन यहाँ पर जल भी क्या होते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है भोजन रसधानी। और इसी में ही दोस्तों जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, खंडित कर देते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है एंजाइम।
एंजाइम्स। आप सभी को पता है कि आपके भोजन को पचाने में जो एंजाइम्स होते हैं वो दोस्तों बहुत ही मदद करते हैं। एंजाइम्स क्या ही देन है जिसके कारण हमारा जो मुख है दोस्तों वो साफ सुथरा रह पाता है। हमारा जो भोजन है वो दोस्तों जटिल से सरल रूप में खंडित हो पाता है। हमारे भोजन का जो पाचन है वो दोस्तों सरल रूप से हो पाता है। तो ये सारा चीज होता है जैव उत्प्रेरक के कारण, यानी कि एंजाइम के कारण। बस वही चीज दोस्तों आपके अमीबा में भी देखने को मिलता है। अमीबा के भोजन के रसधानी में आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी एंजाइम्स होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो भोजन के कणों पर प्रतिक्रिया करके इन्हें छोटे छोटे कणों में विखंडित कर देते हैं, जिससे कि जो भोजन है उसका धीरे धीरे अपाचन होना शुरू हो जाता है। आगे देख सकते हैं पाचन में बताया जा रहा है भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। बताया ना मैंने, एंजाइमों के द्वारा होता है। अगर आप लोग नोट्स कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग इसे उतार लेना। मेरा पूरा का पूरा दोस्तों वीडियो है, आप लोग वहां से सीरीज से भी क्या कर सकते हैं, आप शुरू से भी क्या कर सकते हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। सारा चीज दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि कोई भी चीज आप लोग का मिस ना हो जाए। ठीक है, आगे है पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जो भोजन पच गया तो वो क्या करता है कि भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। तो यही क्या है, देखिए दोस्तों ये जब देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो जब यहाँ पर जो भोजन दोस्तों आपका पच जाता है तो अब ये निकलकर ऐसे निकलकर ये क्या करते हैं कि कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। किस रूप में, तो ऊर्जा के रूप में, जिससे कि अमीबा को क्या होती है, अमीबा को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्योंकि भोजन का मतलब है होता है कि इसे ग्रहण करने के बाद आपको ऊर्जा की अनुभूति हो। ठीक है, वैसे ही अमीबा को भी क्या होती है, भोजन जब ग्रहण यह करता है तो भोजन ग्रहण करने के बाद जब इस भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन हो जाने के बाद यह अपने आप में ऊर्जा का अनुभव करता है। ठीक है, देखिए आगे देख सकते हैं दोस्तों बहिष्करण। अब तो भोजन का पाचन हो चुका। अब दोस्तों इस भोजन में जो पदार्थ बने हुए हैं वर्ज्य, यानी जो बिल्कुल भी अमीबा के शरीर के लिए प्रयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं वज्र पदार्थ, यानी कि इसको बोल सकते हैं प्रदूषित पदार्थ, जो आपके शरीर के लिए काफी क्या हो, नुकसानदायक हो। तो अब उन पदार्थों को क्या करना होगा, अब उन पदार्थों को इसके शरीर से बाहर निकालना होगा। तो हम लोगों में क्या है कि वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए खास अंग है, लेकिन जो अमीबा है या फिर जो भी एकाकोशिकीय जीव है उनमें कोई खास अंग नहीं होता है। तो देखिए ये क्या करेगा कि जो वर्ज्य पदार्थ है, जो भोजन नहीं पचा हुआ है, उसको कैसे बाहर निकालेगा। तो देखिए अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। अस्थायी का मतलब है कि जहां पर दोस्तों छिद्र होगा तो वो बिल्कुल भी अस्थायी रूप से नहीं होगा, यह दोस्तों अस्थायी रूप से होगा, क्योंकि जहां पर छेद होगा वहां पर यह भर भी सकता है। मान के चलते हैं कि छेद यहाँ पर हुआ है, ये छिद्र यहाँ पर हुआ है, तो बाद में ये छेद हो सकता है यहाँ पर हो जाए, फिर यहाँ पर हो जाए, फिर यहाँ पर हो जाए, यानी कि इसका जो स्थान है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है ना। आगे है देख सकते हैं जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसी प्रोसेस को आप लोग समझना ध्यान से। यहाँ पर आपका अमीबा है, ठीक, और ये दोस्तों क्या है आपका, ये जो है ये आपका है भोजन, ये आपका है भोजन, ये आपका है भोजन। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये राउंड अप, ये राउंड अप जो आप देख रहे हैं, तब ये क्या है, ये दोस्तों आपका छिद्र है, ये आपका छिद्र है। तो यहीं पर जो अमीबा है इसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर वो छेद कर रहा है। जब यह धीरे धीरे इस छिद्र को बढ़ाते जाता है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये वाले और ये वाले, ये दोनों दोस्तों पादप जो है आपके, ये बाहर निकल जाएंगे और जो ये छिद्र हुआ था ये यहाँ से खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर खुल गया है ना। जब ये खुल गया है तो यहाँ पर जो भोजन है वो बाहर की ओर निकल गया है, यानी बाहर की ओर निष्कासित हो चुका है। और इस प्रकार से अमीबा का जो संपूर्ण शरीर है वो इस रूप में यहाँ पर आ चुका है। और इसी तरीके से जो अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाता है। तो आपने समझा कि अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने कुटपादों की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन रसधानी का निर्माण होता है। रसधानी इसलिए बोला जाता है
क्योंकि भोजन के साथ जल भी उपस्थित रहता है, इसलिए इसको हम लोग रसधानी बोलते हैं। जब भोजन पच जाता है तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जब कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो वहां से ये जो भोजन है वो ऊर्जा के रूप में संपूर्ण इसका जो शरीर है उसमें दोस्तों वो वितरित हो जाता है, जिससे कि अमीबा को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो भोजन नहीं पचा होता है, जो वर्ज्य होता है, खराब होता है, तो उसे क्या करता है अमीबा कि छिद्र करके यानी छेद के माध्यम से अपने शरीर से निष्कासित कर देता है। और ये जो छिद्र होता है वो बिल्कुल भी अस्थायी नहीं होता, बल्कि वह अस्थायी होता है। जहां पर आपके वर्ज्य पदार्थ हो जाए वहीं पर क्या करेगा, वो उसको अपने सतह को वो छेद कर देगा और वहां से ये भोजन क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो यही था आपके अमीबा में पोषण की क्रिया विधि। तो अगर दोस्तों आपको अमीबा से संबंधित अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।